जब भी मार्केट में बड़ा क्रैश आता है, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि यह अचानक हुआ। लेकिन अगर पीछे देखा जाए, तो ऐसा शायद ही कभी होता है। प्राइसेस पहले तेजी से बढ़ती हैं, माहौल में एक्साइटमेंट भर जाता है, पैसा आसानी से बनता दिखने लगता है, और लोग ये मानने लगते हैं कि इस बार सब कुछ अलग है। उसी समय रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ रहा होता है, लेकिन किसी को वो दिखाई ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब तक सब ठीक चल रहा होता है, उस समय खतरे की बात करना बेवजह डर फैलाना माना जाता है। रियल लाइफ में ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है। किसी नए आइडिया, नए सेक्टर या नई अपॉर्चुनिटी के नाम पर पैसा उमड़ने लगता है। जो लोग पहले कॉशियस रहते हैं, उन्हें आउटडेटेड या नेगेटिव कहा जाता है। धीरे धीरे लॉजिक की जगह स्टोरीज ले लेती हैं, और कैलकुलेशन की जगह कॉन्फिडेंस। फिर एक दिन माहौल बदलता है, बायर्स कम होते हैं, सेलर्स बढ़ते हैं, और कॉन्फिडेंस डर में बदल जाता है। तब वही लोग जो कल तक मार्केट को अनस्टॉपेबल मान रहे थे, ये पूछने लगते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मैनियाज, पैनिक्स एंड क्रैशेस इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश है। ये किताब मार्केट को प्रिडिक्ट करने का दावा नहीं करती। ये नहीं बताती कि अगला क्रैश कब आएगा या कौन सा एसेट गिरेगा। ये किताब मार्केट के बिहेवियर को समझाती है। ये दिखाती है कि कैसे इंसानी लालच, डर और भीड़ की सोच मिलकर बार बार वही फाइनेंशियल घटनाएं पैदा करती हैं। किंडल बर्गर का मानना है कि इंस्ट्रूमेंट्स बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन इंसानी रिएक्शन बहुत कम बदलती है। चार्ल्स किंडल बर्गर ट्रेडर नहीं थे। वे मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि लंबे समय के फाइनेंशियल इतिहास पर काम करने वाले इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने अलग अलग देशों, अलग अलग समय और अलग अलग सिस्टम्स में एक ही स्ट्रक्चर देखा। पहले एक्सपेंशन आता है, फिर स्पेकुलेशन बढ़ती है, रिस्क इग्नोर होने लगता है, और अंत में पैनिक पूरे सिस्टम को हिला देता है। उनकी ताकत प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि पैटर्न पहचानने में थी। किंडल बर्गर को इस किताब को लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर क्रैश के बाद लोग यही मान लेते थे कि इस बार कुछ बिल्कुल नया हुआ है। इसमें किंडल बर्गर ने दिखाया कि असल में नया कुछ नहीं होता। नाम बदल जाते हैं, स्टोरीज बदल जाती हैं, लेकिन प्रोसेस वही रहता है। मैनिया अचानक पैदा नहीं होती, पैनिक बिना कारण नहीं आता, और क्रैश एक दिन में नहीं होता। सब कुछ धीरे धीरे बनता है, बस लोग उसे समय पर पहचान नहीं पाते। इस किताब का असली मतलब यही है कि ये मार्केट को विलन नहीं बनाती, और ना ही इन्वेस्टर्स को बेवकूफ। ये बस ये दिखाती है कि कलेक्टिव तौर पर इंसान कैसे वही गलतियां दोहराता है। ये किताब रिटर्न्स बढ़ाने से पहले अवेयरनेस बढ़ाती है। ये इन्वेस्टर को फास्ट बनने से पहले अलर्ट बनाती है। और यहीं से चैप्टर 1 की शुरुआत होती है, जिसमें किंडल बर्गर ये समझाते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस कोई एक्सीडेंट नहीं होते। वे एक प्रोसेस का नतीजा होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जो हर बूम के साथ शुरू होता है और हर पैनिक और क्रैश के साथ सामने आता है। चैप्टर 1, द एनाटॉमी ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस। दोस्तों, जब मार्केट में लंबे समय तक सब कुछ सही चलता रहता है, तो लोगों को धीरे धीरे ये लगने लगता है कि खतरे की बातें बेकार हैं। प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, प्रॉफिट्स बन रहे होते हैं, और हर तरफ ये भरोसा फैल जाता है कि सिस्टम मजबूत है। इसी भरोसे के साथ रिस्क को नजरअंदाज किया जाने लगता है। लोग मान लेते हैं कि जो कल तक काम कर रहा था, वो आगे भी करता रहेगा। किंडल बर्गर के अनुसार यहीं से फाइनेंशियल क्राइसिस की असली कहानी शुरू होती है। लेकिन उस समय किसी को ये कहानी संकट जैसी नहीं लगती। इतिहास बताता है कि हर बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पहले एक ऐसा दौर आता है जिसमें पैसा आसानी से मिलता है, क्रेडिट सस्ता होता है, बोरोइंग बढ़ती है, और लोग भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हो जाते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन तेज हो जाता है, नए आइडियाज को बिना ज्यादा जांच पड़ताल के पैसा मिलने लगता है, और स्पेकुलेशन धीरे धीरे नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है। किंडल बर्गर इस स्टेज को क्राइसिस की पहली ईंट मानते हैं। बाहर से देखने पर यह ग्रोथ जैसा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इम्बैलेंस बन रहा होता है। इस फेज में एक और चीज होती है। लोग पास्ट सक्सेसेस को प्रूफ मान लेते हैं। अगर प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही हैं, तो माना जाता है कि डिमांड स्ट्रांग है और रिस्क कम है। किंडल बर्गर बताते हैं कि मार्केट अक्सर कॉज और इफेक्ट को उल्टा समझ लेती है। प्राइसेस ऊपर इसलिए नहीं जाती क्योंकि रिस्क कम है, बल्कि रिस्क इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं। लेकिन ये फर्क उस समय कोई समझना नहीं चाहता, और धीरे धीरे ऑप्टिमिज्म मेनिया में बदलने लगता है। मेनिया का मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होता,
मेनिया का मतलब है सोच का एक तरफ झुक जाना। लोग ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज को इग्नोर करने लगते हैं। जो भी कॉशन की बात करता है उसे नेगेटिव या आउटडेटेड माना जाता है। किंडल बर्गर कहते हैं कि हर मेनिया के दौरान यही कहानी सुनाई देती है कि इस बार हालात अलग हैं। रूल्स बदले हुए लगते हैं, पुराने अनुभव इरेलेवेंट माने जाते हैं और नई दुनिया की बात होने लगती है। मेनिया के दौरान स्पेकुलेशन तेज हो जाती है। लोग एसेट्स को यूज करने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए खरीदते हैं। मकसद वैल्यू नहीं, प्राइस एप्रिसिएशन होता है। यही वो पॉइंट है जहां मार्केट रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगती है। किंडल बर्गर के अनुसार क्राइसिस का बीज यहीं बोया जाता है, क्योंकि जब बाइंग का मकसद सिर्फ आगे किसी और को ज्यादा दाम पर बेचने का हो तो सिस्टम फ्रेजाइल हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में क्रेडिट का रोल बहुत बड़ा होता है। जब पैसा उधार लेकर लगाया जाता है तो प्रॉफिट्स जल्दी दिखते हैं, लेकिन रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। लेवरेज सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है। मेनिया के समय लेवरेज नॉर्मल लगने लगता है क्योंकि लॉसेस दिखाई नहीं देते। किंडल बर्गर बताते हैं कि हिस्ट्री में शायद ही कोई मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा रहा हो जिसमें एक्सेसिव क्रेडिट शामिल ना रहा हो। लेकिन कोई भी बूम हमेशा नहीं चलता। किसी न किसी पॉइंट पर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच गैप दिखने लगता है। रिटर्न्स स्लो होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं करती और डाउट्स पैदा होने लगते हैं। इस स्टेज पर सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। किंडल बर्गर कहते हैं कि क्राइसिस शुरू करने के लिए अक्सर किसी बड़े शॉक की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ कॉन्फिडेंस का हिलना ही काफी होता है। यहीं से ट्रांजिशन शुरू होता है। मेनिया धीरे धीरे एंजाइटी में बदलने लगती है। इन्वेस्टर्स ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं, लेंडर्स कॉशियस होने लगते हैं और लिक्विडिटी कम होने लगती है। जो सिस्टम कल तक स्मूथ चल रहा था वो आज टाइट महसूस होने लगता है। किंडल बर्गर के अनुसार यही वो मोमेंट है जहां क्राइसिस का स्ट्रक्चर साफ दिखने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस फेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रस्ट की होती है। फाइनेंशियल सिस्टम भरोसे पर चलता है। बोरोअर मानता है कि लेंडर पैसा देगा और लेंडर मानता है कि बोरोअर लौट आएगा। जब डाउट बढ़ता है तो यह भरोसा कमजोर होने लगता है। लोग कैश प्रेफर करने लगते हैं। एसेट्स बेचकर लिक्विडिटी बनाने की कोशिश शुरू होती है। प्राइसेस गिरने लगती हैं और गिरती प्राइसेस डर को और बढ़ा देती हैं। किंडल बर्गर बताते हैं कि पैनिक अचानक नहीं आता, पैनिक बिल्ड होता है। जैसे जैसे प्राइसेस गिरती हैं, लॉसेस सामने आते हैं और लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अगर सब बेच रहे हैं तो बेचने का दबाव बढ़ता है। पैनिक का मतलब है कलेक्टिव फियर, जिसमें लॉजिक काम करना बंद कर देता है। इस स्टेज पर लोग फ्यूचर से नहीं, सर्वाइवल से सोचते हैं। चैप्टर 1 का मकसद यही दिखाना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये एक प्रोसेस का नतीजा होता है जिसमें हर स्टेज अगली स्टेज को जन्म देती है। बूम ऑप्टिमिज्म लाता है, ऑप्टिमिज्म मेनिया बनता है, मेनिया इम्बैलेंस पैदा करती है और इम्बैलेंस पैनिक की जमीन तैयार करता है। किंडल बर्गर इस स्ट्रक्चर को समझने पर जोर देते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर समझे क्राइसिस को रोका या संभाला नहीं जा सकता। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि क्राइसिस हमेशा सिस्टम के बाहर से नहीं आती। ज्यादातर बार वो सिस्टम के अंदर ही पैदा होती है। वही फोर्सेस जो ग्रोथ लाती हैं, अगर कंट्रोल में ना रहें तो कोलैप्स भी लाती हैं। किंडल बर्गर मार्केट को मॉरल जजमेंट से नहीं देखते। वे बस ये दिखाते हैं कि इंसानी बिहेवियर, क्रेडिट और एक्सपेक्टेशंस मिलकर कैसे वही पैटर्न दोहराते हैं। चैप्टर 1 यहीं पर फाउंडेशन रखता है। अब लिसनर ये समझने लगता है कि मार्केट में इंस्टेबिलिटी कोई रेयर घटना नहीं है। ये नेचुरल है, प्रिडिक्टेबल है और हिस्ट्री में बार बार हुई है। सवाल ये नहीं है कि क्राइसिस आएगी या नहीं, सवाल ये है कि उसे किस स्टेज पर पहचाना जा सकता है। यहीं से अगला चैप्टर शुरू होता है, जहां फोकस खास तौर पर मेनियास पर जाता है। उस फेज पर जहां ऑप्टिमिज्म धीरे धीरे खतरे में बदलता है और लोग बिना जाने सिस्टम को कोलैप्स की तरफ धकेलने लगते हैं। चैप्टर 2 मानियास, जब उम्मीद और लल्लच सोच पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल हिस्ट्री में मेनिया शब्द का मतलब सिर्फ तेजी या एक्साइटमेंट नहीं होता। मेनिया उस स्टेज को कहते हैं जहां मार्केट में उम्मीद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि संतुलन टूटने लगता है। चार्ल्स किंडल बर्गर के अनुसार हर फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले एक ऐसा दौर आता है जिसमें ऑप्टिमिज्म धीरे धीरे एक्सट्रीम बन जाता है। ये बदलाव अचानक नहीं होता,
ये छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस से शुरू होता है, जिन्हें उस समय कोई खतरे की तरह नहीं देखता। मेनिया की शुरुआत अक्सर किसी रियल इंप्रूवमेंट से होती है। कोई नई टेक्नोलॉजी, नया मार्केट, नई पॉलिसी या नई अपॉर्चुनिटी सामने आती है। शुरू में ग्रोथ जेन्युइन होती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बनता है। किंडल बर्गर साफ कहते हैं कि मेनिया कभी हवा में नहीं बनती, उसकी जड़ हमेशा किसी असली बदलाव में होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उसी बदलाव को जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर देखा जाने लगता है। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वैसे वैसे इमेजिनेशन भी बढ़ने लगती है। लोग फ्यूचर को बहुत साफ और बहुत ब्राइट देखने लगते हैं। अनसर्टेनिटी को इग्नोर किया जाता है, रिस्क को छोटा समझा जाता है। जो चीज पहले पॉसिबिलिटी थी, वो धीरे धीरे सर्टेनिटी मान ली जाती है। किंडल बर्गर के अनुसार यहीं से मार्केट सोचने की बजाय मानने लगती है। मेनिया के दौरान सबसे कॉमन वाक्य होता है कि इस बार हालात अलग हैं। ये वाक्य हिस्ट्री में हर बड़े बबल से पहले बोला गया है। लोग मान लेते हैं कि पुराने नियम अब लागू नहीं होते। वैल्यूएशन, कैश फ्लो, रिस्क मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स आउटडेटेड लगने लगते हैं। न्यू एरा की बात होती है। किंडल बर्गर बताते हैं कि यही सोच सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस को इररिलेवेंट बना देती है। इस स्टेज पर स्पेकुलेशन तेज हो जाती है। इन्वेस्टर्स एसेट्स को उनके यूज या इनकम के लिए नहीं, बल्कि प्राइस बढ़ने की उम्मीद में खरीदते हैं। बाइंग का मकसद इंजॉयमेंट या ओनरशिप नहीं, बल्कि रीसेल होता है। किंडल बर्गर के अनुसार जब ज्यादातर बायर्स ये सोचने लगते हैं कि वे एसेट आगे किसी और को ज्यादा दाम पर बेच देंगे, तब मार्केट इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही होती है। क्रेडिट मेनिया को फ्यूल देता है। जब पैसा आसानी से मिल रहा होता है, इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं और बोरोइंग सिंपल लगती है, तो स्पेकुलेशन को और ताकत मिलती है। लोग अपने पैसे से नहीं, उधार के पैसे से बेट्स लगाते हैं। लेवरेज प्रॉफिट्स को बड़ा दिखाता है और लॉसेस को छुपा देता है। किंडल बर्गर कहते हैं कि लेवरेज मेनिया का सबसे खतरनाक साथी है। मेनिया के समय डिसिप्लिन धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। लेंडिंग स्टैंडर्ड्स ढीले हो जाते हैं। रिस्क असेसमेंट आसान बना दिया जाता है। इंस्टीट्यूशंस कंपटीशन में स्टैंडर्ड्स गिराने लगती है, क्योंकि कोई पीछे नहीं रहना चाहता। किंडल बर्गर इस बिहेवियर को कलेक्टिव ब्लाइंडनेस मानते हैं, जिसमें हर कोई देख रहा होता है कि सिस्टम फ्रेजाइल हो रहा है, लेकिन कोई पहला कदम पीछे हटने का नहीं लेना चाहता। सोशल प्रेशर भी मेनिया को मजबूत करता है। जब ज्यादातर लोग पैसा कमा रहे होते हैं, तब कॉशियस रहना मुश्किल हो जाता है। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, वे खुद को गलत समझने लगते हैं। किंडल बर्गर बताते हैं कि मेनिया सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन है। क्राउड बिहेवियर इंडिविजुअल जजमेंट को दबा देता है। मीडिया और स्टोरीज मेनिया में बड़ा रोल निभाते हैं। सक्सेस स्टोरीज बार बार दिखाई जाती हैं। लॉसेस को इग्नोर किया जाता है। हर नई प्राइस हाई को प्रूफ की तरह पेश किया जाता है कि ऑप्टिमिज्म सही है। किंडल बर्गर कहते हैं कि प्राइसेस खुद स्टोरीज को जस्टिफाई करने लगती हैं। राइजिंग प्राइसेस बिलीफ को स्ट्रेंथन करती हैं और बिलीफ राइजिंग प्राइसेस को पुश करता है। मेनिया का एक इंपॉर्टेंट फीचर यह भी है कि वार्निंग साइंस दिखते हुए भी इग्नोर किए जाते हैं। डेट लेवल्स बढ़ते हैं, वैल्यूएशंस स्ट्रेच होती हैं, रिटर्न्स अनइवन हो जाते हैं, लेकिन इन साइंस को टेम्पररी प्रॉब्लम्स कहकर टाल दिया जाता है। किंडल बर्गर के अनुसार मेनिया लॉजिक को खत्म नहीं करती, लेकिन लॉजिक की आवाज बहुत धीमी कर देती है। सिस्टम फ्रेजाइल हो जाता है, लेकिन बाहर से मजबूत दिखता है। ग्रोथ नंबर्स अच्छे होते हैं, पार्टिसिपेशन हाई होती है और कॉन्फिडेंस पीक पर होता है। यही इल्यूजन सबसे डेंजरस होता है। किंडल बर्गर बार बार बताते हैं कि स्टेबिलिटी का इल्यूजन इंस्टेबिलिटी को जन्म देता है। जितना ज्यादा सिस्टम स्टेबल दिखता है, उतना ही वो शॉक के लिए वल्नरेबल बन जाता है। मेनिया हमेशा हर किसी को बराबर फायदा नहीं देती। लेट एंट्रेंट्स अक्सर हाईएस्ट प्राइसेस पर एंटर करते हैं। अर्ली एंट्रेंट्स पेपर प्रॉफिट्स में होते हैं, लेकिन एग्जिट की कोई क्लियर योजना नहीं होती। किंडल बर्गर के अनुसार मेनिया में एंट्री इजी लगती है, एग्जिट इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि एग्जिट करने का मतलब होता है बिलीफ पर सवाल उठाना। एक पॉइंट पर एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से टकराने लगती हैं, प्रॉफिट स्लो होने लगते हैं, कैश फ्लोज डिसअपॉइंट करते हैं या क्रेडिट टाइटन होने लगता है। मेनिया यहीं पर क्रैक दिखाने लगती है। किंडल बर्गर कहते हैं कि मेनिया खत्म होने के लिए किसी बड़े डिजास्टर की जरूरत नहीं होती। कई बार बस ग्रोथ का रुकना ही काफी होता है। मेनिया के अंत में सबसे पहले कॉन्फिडेंस हिलता है। लोग सवाल पूछने लगते हैं, अजम्पशंस रिविजिट होती हैं।
बायर्स हेजिटेंट हो जाते हैं, प्राइसेस गिरना शुरू होती हैं, लेकिन शुरू में इसे करेक्शन कहा जाता है। किंडल बर्गर बताते हैं कि डिनायल मेनिया का आखिरी स्टेज होता है। लोग मानते हैं कि मार्केट जल्दी वापस ऊपर जाएगी। चैप्टर 2 का मकसद यही दिखाना है कि मेनिया कोई इरैशनल एक्सीडेंट नहीं है। ये इंसानी बिहेवियर का नेचुरल आउटकम है। जब ऑप्टिमिज्म अनचेक्ड हो जाता है, जब क्रेडिट इजी होता है और जब क्राउड सोचने की बजाय फॉलो करने लगती है, तब मेनिया बनती है। किंडल बर्गर ये नहीं कहते कि ऑप्टिमिज्म गलत है। वे कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म जब बैलेंस खो देता है, तब खतरा बनता है। इस चैप्टर के अंत तक रीडर ये समझने लगता है कि मेनिया क्रैश नहीं होती, बल्कि पैनिक की जमीन तैयार करती है। जब बिलीफ टूटता है, तब फियर उसकी जगह लेता है। कॉन्फिडेंस कोलैप्स होने लगता है और वही लोग जो कल तक मार्केट को अनस्टॉपेबल मान रहे थे, आज लिक्विडिटी ढूंढने लगते हैं। यहीं से कहानी अगले फेज में जाती है, पैनिक्स की तरफ। अगले चैप्टर में किंडल बर्गर बताते हैं कि पैनिक कैसे फैलता है, भरोसा कैसे टूटता है और क्यों सब एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 3, पैनिक्स, जब भरोसा अचानक टूट जाता है। दोस्तों, मेमिया के बाद पैनिक किसी एक्सप्लोजन की तरह नहीं आता, बल्कि ये एक खामोश दरार से शुरू होता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे ऑप्टिमिज्म धीरे धीरे रियलिटी से कटने लगता है। पैनिक उसी पल जन्म लेता है जब मार्केट को एहसास होता है कि जो उम्मीदें बनाई गई थीं, वे पूरी नहीं होंगी। किंडल बर्गर के अनुसार पैनिक का असली कारण नुकसान नहीं, बल्कि भरोसे का टूटना होता है। पैनिक तब शुरू होता है जब लोग सवाल पूछने लगते हैं। पहले ये सवाल अंदर ही अंदर होते हैं। क्या ग्रोथ सच में सस्टेनेबल है? क्या प्रॉफिट्स आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे? क्या डेट का लेवल सुरक्षित है? शुरू में ये सवाल दबा दिए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे डाउट्स बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है, तो ये सवाल बाहर आने लगते हैं। किंडल बर्गर कहते हैं कि पैनिक एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, कोई फाइनेंशियल इवेंट नहीं। इस स्टेज पर प्राइसेस गिरना शुरू होती हैं, लेकिन गिरावट का कारण सेलिंग नहीं, बल्कि बाइंग का रुक जाना होता है। बायर्स पीछे हट जाते हैं, लिक्विडिटी थिन हो जाती है, मार्केट में साइलेंस फैलने लगता है। पैनिक की सबसे पहचानने योग्य बात यही होती है कि अचानक कोई आगे आने को तैयार नहीं होता। जैसे ही कुछ इन्वेस्टर्स एग्जिट करने लगते हैं, दूसरों का डर बढ़ जाता है। फियर लॉजिक से तेज फैलता है। किंडल बर्गर बताते हैं कि पैनिक कंटेजियस होता है। एक व्यक्ति का डर दूसरे के डर को सही ठहराता है। कॉन्फिडेंस का नेटवर्क टूटने लगता है और हर कोई मानने लगता है कि पहले निकलना जरूरी है। क्रेडिट सिस्टम पैनिक को और गहरा बना देता है। मैनिया के समय जो इजी क्रेडिट उपलब्ध था, वही पैनिक में बोझ बन जाता है। लेंडर्स पैसे वापस मांगने लगते हैं, मार्जिन्स बढ़ाए जाते हैं, कोलैटरल की वैल्यू गिरने लगती है। बोरोवर्स मजबूर होकर एसेट्स बेचते हैं। किंडल बर्गर इसे फोर्स सेलिंग कहते हैं, जो पैनिक को सेल्फ रीइंफोर्सिंग बना देता है। इस समय प्राइसेस गिरने का मतलब सिर्फ लॉस नहीं होता, बल्कि सर्वाइवल का सवाल बन जाता है। इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी बचाने पर फोकस करती हैं, प्रॉफिट या वैल्यूएशन सेकेंडरी हो जाते हैं। पैनिक में सबसे वैल्यूएबल चीज कैश होती है। किंडल बर्गर के अनुसार पैनिक का कोर क्वेश्चन ये नहीं होता कि एसेट कितना अच्छा है, बल्कि ये होता है कि क्या उसे तुरंत कैश में बदला जा सकता है। पैनिक के दौरान ट्रस्ट का कोलैप्स सबसे खतरनाक होता है। बैंक्स एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क बढ़ जाता है, ट्रांजैक्शंस स्लो हो जाती हैं। किंडल बर्गर बताते हैं कि पैनिक में सिस्टम के भीतर सस्पिशन फैल जाता है। कोई नहीं जानता कि अगला कौन गिर सकता है। मीडिया पैनिक को एम्प्लीफाई कर देती है। नेगेटिव हेडलाइंस, फॉलिंग नंबर्स और एक्सट्रीम प्रेडिक्शंस फियर को और तेज कर देते हैं। किंडल बर्गर मानते हैं कि इंफॉर्मेशन पैनिक को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है, लेकिन अनसर्टेनिटी के समय इंफॉर्मेशन अक्सर डर को ही बढ़ाती है। पैनिक का एक और फीचर यह है कि लोग पास्ट को भूल जाते हैं। मेनिया के समय फ्यूचर अनरियलिस्टिकली ब्राइट लगता है, पैनिक में फ्यूचर अनरियलिस्टिकली डार्क लगने लगता है। बैलेंस खत्म हो जाता है। किंडल बर्गर के अनुसार पैनिक में लोग वर्स्ट केस सिनारियो को बेस केस मान लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस भी इम्यून नहीं होती। रूल्स, मॉडल्स और स्ट्रैटेजीज टूटने लगती हैं। रिस्क मैनेजमेंट फेल होने लगता है, क्योंकि असम्पशंस बदल जाती हैं।
किंडलबर्गर कहते हैं कि पैनिक रूल्स का नहीं, रिएक्शंस का फेज होता है। लिक्विडिटी ड्राइंग अप पैनिक की पहचान है। एसेट्स थियोरेटिकली वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अनसेलेबल। बायर्स नहीं होते, बिड्स डिसअपियर हो जाती हैं। किंडलबर्गर बताते हैं कि यही मोमेंट सिस्टम को क्रैश की तरफ ले जाता है। जब लिक्विडिटी खत्म होती है, तब प्राइसेस गिरने के लिए मजबूर हो जाती हैं। पैनिक के दौरान अथॉरिटीज अक्सर कंफ्यूज होती हैं। सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स हेजिटेशन में फंस जाती हैं। इंटरवेंशन देर से आता है और डिले पैनिक को गहरा कर देता है। किंडलबर्गर के अनुसार टाइमिंग पैनिक मैनेजमेंट में सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। हिस्ट्री में हर पैनिक का पैटर्न अलग दिखता है, लेकिन बिहेवियर वही रहता है। फियर, रश टू एग्जिट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और ट्रस्ट कोलैप्स हो जाता है। किंडलबर्गर ये दिखाते हैं कि पैनिक किसी एक गलती का नतीजा नहीं, बल्कि एक्यूमुलेटेड इम्बैलेंस का परिणाम होता है। पैनिक अपने साथ ब्लेम गेम भी लाता है। इन्वेस्टर्स रेगुलेटर्स को दोष देते हैं, रेगुलेटर्स मार्केट को, और मार्केट सर्कमस्टेंसेस को। लेकिन किंडलबर्गर का फोकस ब्लेम पर नहीं, स्ट्रक्चर पर होता है। वे दिखाते हैं कि पैनिक सिस्टम की कमजोरी उजागर करता है। इस स्टेज पर प्राइसेस गिरती हैं, बैंक्रप्सीज शुरू होती हैं और वेल्थ डिस्ट्रक्शन तेज हो जाता है। पैनिक अब क्रैश की तरफ बढ़ चुका होता है। किंडलबर्गर मानते हैं कि पैनिक अपने आप खत्म नहीं होता, या तो एग्जॉशन आता है या इंटरवेंशन। चैप्टर 3 का सार यही है कि पैनिक इरेशनल नहीं होता। ये फियर का नेचुरल रिस्पॉन्स है जब भरोसा टूट जाता है और लिक्विडिटी स्केर्स हो जाती है। पैनिक मेनिया का मिरर इमेज है। जहां मेनिया में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, पैनिक में ओवर फियर होता है। इस चैप्टर के अंत तक रीडर समझने लगता है कि पैनिक सिर्फ गिरावट नहीं है, बल्कि सिस्टम की स्ट्रेस टेस्ट है। जो स्ट्रक्चर्स मेनिया में कमजोर हुए थे, पैनिक में टूट जाते हैं। यहीं से बुक अगले और सबसे दर्दनाक फेज में जाती है, क्रैशेस की तरफ, जहां पैनिक सिस्टम को गिरा देता है और नुकसान विजिबल हो जाता है। चैप्टर 4, क्रैशेस, जब सिस्टम टूटकर सामने आ जाता है। दोस्तों, पैनिक के बाद क्रैश कोई अचानक घटना नहीं होती, बल्कि पैनिक का दिखाई देने वाला नतीजा होता है। चैप्टर 3 में हमने देखा कि कैसे भरोसा टूटता है, लिक्विडिटी गायब होती है और फियर पूरे सिस्टम में फैल जाता है। क्रैश उसी प्रोसेस का वो स्टेज है जहां नुकसान छुपा नहीं रहता, बल्कि साफ दिखने लगता है। किंडलबर्गर के अनुसार क्रैश वो पल होता है जब मार्केट की कमजोरियां सरफेस पर आ जाती हैं। क्रैश का मतलब सिर्फ प्राइसेस का गिरना नहीं है। प्राइसेस तो पैनिक में भी गिरती हैं, लेकिन क्रैश में गिरावट अनकंट्रोलेबल हो जाती है। सेलिंग मजबूरी बन जाती है, चॉइस नहीं रहती। किंडलबर्गर बताते हैं कि क्रैश के समय मार्केट अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सिस्टम खुद को साफ करने लगता है। क्रैश के दौरान सबसे पहले लेवरेज एक्सपोज होता है। मेनिया में जो उधार फायदे को बढ़ा रहा था, वही क्रैश में नुकसान को कई गुना कर देता है। बोरोवर्स कोलैटरल की वैल्यू गिरने के कारण मार्जिन कॉल्स फेस करते हैं। एसेट्स बेचने पड़ते हैं, चाहे प्राइस कितनी भी खराब क्यों ना हो। किंडलबर्गर इसे डिस्ट्रेस सेलिंग कहते हैं, जो क्रैश को और तेज करता है। इस फेज में प्राइसेस इकोनॉमिक वैल्यू से भी नीचे गिर सकती हैं। फियर वैल्यूएशन को इररेलेवेंट बना देता है। बायर्स मौजूद नहीं होते और सेलर्स मजबूर होते हैं। किंडलबर्गर के अनुसार क्रैश में मार्केट रैशनल नहीं रहता, लेकिन ये इरैशनैलिटी भी सिस्टम का हिस्सा होती है। ये इम्बैलेंस का करेक्शन होता है, भले ही पेनफुल हो। क्रैश इंस्टीट्यूशंस को सीधे प्रभावित करता है। बैंक्स, फंड्स और कंपनीज बैंकरप्ट होने लगती हैं। बैलेंस शीट्स श्रिंक होती हैं, कॉन्फिडेंस और कमजोर होता है। किंडलबर्गर बताते हैं कि क्रैश इंडिविजुअल फेलियर नहीं, सिस्टेमिक फेलियर होता है। एक इंस्टीट्यूशन की गिरावट दूसरे को भी खींच ले जाती है। क्रैश के समय इंटरकनेक्टेडनेस साफ दिखती है। जो रिस्क्स पहले आइसोलेटेड लगते थे, वे लिंक्ड निकलते हैं। किंडलबर्गर मानते हैं कि मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स में क्रैश तेज इसलिए होता है क्योंकि कनेक्शंस ज्यादा होते हैं। एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन और रियल इकोनॉमी क्रैश से प्रभावित होती है। फाइनेंशियल लॉसेस स्पेंडिंग को रिड्यूस करती हैं। बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। किंडलबर्गर बताते हैं कि क्रैश सिर्फ मार्केट इवेंट नहीं, इकोनॉमिक इवेंट बन जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर की कमजोरी रियल इकोनॉमी में फैल जाती है। अथॉरिटीज क्रैश के समय प्रेशर में होती हैं। डिसीजंस जल्दी लेने पड़ते हैं, लेकिन हर डिसीजन रिस्क लेकर आता है।
इंटरवेंशन जरूरी लगती है, लेकिन मॉरल हैजार्ड का डर रहता है। किंडलबर्गर इस टेंशन को क्राइसिस मैनेजमेंट का कोर मानते हैं। क्रैश का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी गहरा होता है, जिसमें सिस्टम से ट्रस्ट उठ जाता है। इन्वेस्टर्स लंबे समय तक मार्केट से दूर रहते हैं। किंडलबर्गर बताते हैं कि क्रैश मेमोरी बनाता है। ये मेमोरी फ्यूचर बिहेवियर को शेप करती है। क्रैश के दौरान नैरेटिव्स बदल जाती हैं। मेनिया की सक्सेस स्टोरीज डिसअपियर हो जाती हैं। ब्लेम और रिग्रेट डोमिनेट करते हैं। किंडलबर्गर मानते हैं कि क्रैश ट्रुथ को उजागर करता है। जो असम्पशंस मेनिया में अनक्वेश्चन थी, क्रैश में कोलैप्स हो जाती हैं। और रिकवरी क्रैश के तुरंत बाद नहीं आती। फर्स्ट स्टेज स्टेबलाइजेशन होती है, पैनिक सेटल होता है, प्राइसेस स्लो होती हैं। किंडलबर्गर बताते हैं कि क्रैश के बाद मार्केट एग्जॉस्टेड हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है और साइलेंस लौट आती है। क्रैश लेसन्स देता है, लेकिन लर्निंग स्लो होती है। रेगुलेशंस टाइटन होती हैं, रूल्स बनते हैं, लेकिन मेमोरी फ्रेड होते ही साइकिल फिर शुरू हो सकता है। किंडलबर्गर इस रेपिटेशन को फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न मानते हैं। क्रैश इनएविटेबल नहीं होता, लेकिन पॉसिबल हमेशा रहता है। किंडलबर्गर ये नहीं कहते कि क्राइसिस अवॉइड नहीं की जा सकती, बल्कि वे कहते हैं कि सिस्टम्स फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजिलिटी इग्नोर करने पर क्रैश इनएविटेबल बन जाता है। इस चैप्टर का मकसद क्रैश को डर के रूप में नहीं, रियलिटी के रूप में दिखाना है। क्रैश पनिशमेंट नहीं, कॉन्सिक्वेंस है। मेनिया और पैनिक के डिसीजंस क्रैश में दिखाई देते हैं। क्रैश के अंत में सिस्टम रीसेट होता है। वीक प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं, बैलेंस रीबिल्ड होता है। किंडलबर्गर मानते हैं कि क्रैश डिस्ट्रक्टिव होते हुए भी ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। न्यू रूल्स, न्यू बिहेवियर और न्यू कॉशन जन्म लेते हैं। चैप्टर 4 के अंत तक रीडर यह समझता है कि क्रैश किसी एक दिन की घटना नहीं, बल्कि पूरे साइकिल का क्लाइमैक्स है। मेनिया ने फाउंडेशन रखा, पैनिक ने उसे हिलाया और क्रैश ने उसे गिरा दिया। अब सवाल यह नहीं रहता कि क्रैश क्यों हुआ, बल्कि ये कि सिस्टम को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। यहीं से आखिरी चैप्टर की जरूरत पड़ती है, जहां किंडलबर्गर बताते हैं कि क्राइसिस को रोका कैसे जाता है और किसे आखिरी सहारा बनना पड़ता है। यहीं से बुक आगे बढ़ती है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और सीखों की तरफ, जहां क्रैश के बाद स्टेबिलिटी लौटाने की कोशिश शुरू होती है। चैप्टर 5, द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड लेसन्स। दोस्तों, क्रैश के बाद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि नुकसान कितना हुआ, बल्कि यह होता है कि सिस्टम बचेगा या नहीं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे पैनिक क्रैश में बदलता है और सिस्टम के कमजोर हिस्से टूटकर सामने आ जाते हैं। यह चैप्टर वहीं से आगे बढ़ता है। किंडलबर्गर के अनुसार हर फाइनेंशियल क्राइसिस का आखिरी स्टेज इंटरवेंशन का होता है, जहां कोई ना कोई एंटिटी सिस्टम को पूरी तरह गिरने से रोकती है। किंडलबर्गर इस एंटिटी को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। इसका मतलब वो शक्ति जो तब सामने आती है जब कोई और मदद करने को तैयार नहीं होता। ये रोल अक्सर सेंट्रल बैंक्स निभाते हैं, कभी गवर्नमेंट निभाती है और कभी दोनों मिलकर। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि पैनिक को रोकना और भरोसा वापस लाना होता है। जब क्रैश के बाद लिक्विडिटी पूरी तरह सूख जाती है, तब मार्केट अपने आप स्टेबलाइज नहीं हो सकता। बायर्स डर चुके होते हैं, लेंडर्स पीछे हट चुके होते हैं और इंस्टीट्यूशंस सर्वाइवल मोड में होती हैं। लेकिन इस मोमेंट पर अगर सिस्टम को अकेला छोड़ दिया जाए तो कोलैप्स डीपन हो जाता है। इंटरवेंशन डिले होना क्राइसिस को और बड़ा बना देता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का पहला काम लिक्विडिटी देना होता है। कैश सप्लाई बढ़ाई जाती है, लेंडिंग विंडोज खोली जाती हैं और इंस्टीट्यूशंस को अश्योरेंस दिया जाता है कि फंड्स उपलब्ध हैं। किंडलबर्गर के अनुसार लिक्विडिटी सिर्फ पैसा नहीं होती, ये कॉन्फिडेंस का सिग्नल होती है। मार्केट को यह महसूस होना जरूरी होता है कि कोई आखिरी सहारा मौजूद है। लेकिन इंटरवेंशन आसान नहीं होता। अथॉरिटीज को यह डर रहता है कि ज्यादा मदद मॉरल हैजर्ड पैदा करेगी। अगर हर बार बचाया जाएगा तो फ्यूचर में रिस्क लेने की आदत बढ़ेगी। किंडलबर्गर इस डिलेमा को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। वे मानते हैं कि मॉरल हैजर्ड रियल रिस्क है, लेकिन कंप्लीट कोलैप्स उससे भी बड़ा खतरा है। हिस्ट्री में कई क्राइसिस इसलिए गहरी हुई क्योंकि इंटरवेंशन देर से हुआ। अथॉरिटीज सिचुएशन की सीरियसनेस को समझने में समय लगा देती हैं।
किंडलबर्गर बताते हैं कि पैनिक लॉजिक नहीं सुनता, टाइमिंग सुनता है। अर्ली इंटरवेंशन पैनिक को शॉर्ट कर सकता है, लेट इंटरवेंशन डैमेज को परमानेंट बना देता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का दूसरा रोल ट्रस्ट रीबिल्ड करना होता है। सिर्फ लिक्विडिटी देना काफी नहीं होता, क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी होती है। मार्केट को यह बताना पड़ता है कि सिस्टम को गिरने नहीं दिया जाएगा। किंडलबर्गर के अनुसार कॉन्फिडेंस वर्ड से नहीं, एक्शन से लौटता है। इस स्टेज पर रूल्स टेम्पोरेरली सस्पेंड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए जाते हैं। किंडलबर्गर मानते हैं कि क्राइसिस नॉर्मल टाइम्स में नहीं सुलझती। एक्सेप्शनल सिचुएशंस एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सेज मांगती हैं। प्योरिटी ऑफ रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम सर्वाइवल होता है। क्रैश के बाद स्टेबलाइजेशन धीरे धीरे होती है, पैनिक कम होता है, सेलिंग स्लो होती है और प्राइसेस सेटल होने लगती हैं। किंडलबर्गर बताते हैं कि बॉटम क्लैरिटी से नहीं, एग्जॉशन से बनता है। मार्केट तब रुकता है जब बेचने वाला थक जाता है, पर रिकवरी इमीडिएट नहीं होती। लॉसेस रियल होते हैं, बैलेंस शीट्स वीक रहती हैं और कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल रहता है। किंडलबर्गर के अनुसार क्राइसिस के बाद पहला फेज रिलीफ का होता है, ऑप्टिमिज्म का नहीं। लोग सिर्फ ये महसूस करते हैं कि वर्स्ट पीछे रह गया है। इस स्टेज पर लेसन्स की बात शुरू होती है। रेगुलेटर्स नए रूल्स बनाते हैं, इन्वेस्टर्स नए प्रिंसिपल सीखते हैं और इंस्टीट्यूशंस अपने बिहेवियर पर सवाल उठाती हैं। किंडलबर्गर ये नहीं मानते कि क्राइसिस के बाद इंसान पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन वे मानते हैं कि कुछ समय के लिए कॉशन लौटती है। सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम्स नेचुरली अनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी परमानेंट नहीं होती। किंडलबर्गर कहते हैं कि हर लॉन्ग स्टेबल पीरियड फ्यूचर क्राइसिस के बीज बोता है। जब लोग रिस्क भूल जाते हैं, तब रिस्क वापस आता है। दूसरा लेसन यह है कि साइकिल्स अनअवॉइडेबल हैं। मेनिया, पैनिक और क्रैश किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का पैटर्न है। किंडलबर्गर इस बुक के थ्रू यही दिखाते हैं कि क्राइसिस रिपीट होती हैं क्योंकि बिहेवियर रिपीट होता है। तीसरा लेसन रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है। लेवरेज, लिक्विडिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को इग्नोर करना सिस्टम को फ्रेजाइल बना देता है। किंडलबर्गर बताते हैं कि रिस्क वहीं खतरनाक होता है जहां वो इनविजिबल हो जाता है। इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ह्यूमिलिटी है। मार्केट को कंट्रोल करने का इल्यूजन डेंजरस है। किंडलबर्गर ये नहीं कहते कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, बल्कि वे कहते हैं कि मार्केट पार्शियली प्रिडिक्टेबल है और वही सबसे बड़ा ट्रैप है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्राइसिस को एंड करता है, लेकिन स्टोरी वहीं खत्म नहीं होती। मेमोरी धीरे धीरे फेड होती है। न्यू जनरेशन आती है जिसने पिछली क्राइसिस नहीं देखी होती। किंडलबर्गर के अनुसार यहीं से अगला साइकिल शुरू होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इस चैप्टर का मकसद सॉल्यूशन देना नहीं, समझ देना है। किंडलबर्गर कोई परफेक्ट सिस्टम प्रॉमिस नहीं करते। वे सिर्फ ये दिखाते हैं कि क्राइसिस कैसे बनती हैं, कैसे फैलती हैं और कैसे रोकी जाती हैं। बुक के अंत तक रीडर ये समझ जाता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस मिस्टेक्स नहीं, फीचर्स हैं। दे आर पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्राइसिस आएगी या नहीं, बल्कि ये है कि हम उसे पहचान पाएंगे या नहीं। किंडलबर्गर का फाइनल मैसेज शांत लेकिन गहरा है कि अवेयरनेस रिस्क खत्म नहीं करती, लेकिन डैमेज कम कर सकती है। हिस्ट्री गारंटी नहीं देती, लेकिन पर्सपेक्टिव देती है। मेनियाज में ऑप्टिमिज्म ब्लाइंड बनता है, पैनिक्स में फियर कंट्रोल लेता है, क्रैशेस में रियलिटी सामने आती है और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सिस्टम को सांस लेने का मौका देता है। यही पूरी साइकिल है। तो दोस्तों, इस चैप्टर के साथ ये किताब पूरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। मार्केट आगे भी चलेगी, साइकिल्स आगे भी आएंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब रीडर इन पैटर्न्स को पहचान सकता है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर तुमने इस पूरी किताब को ध्यान से सुना है, तो अब तुम्हें यह साफ दिखने लगा होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस कोई एक्सीडेंट नहीं होती। वे किसी एक दिन की गलती नहीं होती, बल्कि कई सालों की कलेक्टिव भूल का नतीजा होती हैं। मेनियास, पैनिक्स एंड क्रैशेस तुम्हें डराने नहीं आई थी। ये किताब तुम्हें मार्केट से दूर भागना नहीं सिखाती, बल्कि मार्केट को पहचानना सिखाती है। अब तुम जानते हो कि मेनिया कैसे ऑप्टिमिज्म को अंधा बना देती है, पैनिक कैसे भरोसे को तोड़ देता है, क्रैश कैसे सच्चाई सामने लाता है, और सिस्टम को बचाने के लिए किसी आखिरी सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह किताब ये प्रॉमिस नहीं करती कि तुम अगली क्राइसिस को प्रिडिक्ट कर लोगे।
लेकिन ये जरूर करती है कि जब अगली क्राइसिस आएगी तो तुम पूरी तरह अनजान नहीं रहोगे। और हमारी वीडियोस का असली मकसद भी यही है, जिसमें क्विक प्रॉफिट नहीं बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग सिखाई जाती है। अगर अब तुम मार्केट की तेजी में थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो जाओ और गिरावट में थोड़ा ज्यादा शांत रहो, तो समझो ये किताब अपना काम कर चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और प्रीमियम हिंदी बुक समरी सुनना चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि क्लियर थिंकिंग और रियल एग्जीक्यूशन सिखाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये आइडियाज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए कि इस वीडियो में आपको इस बुक की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। हम मिलेंगे अगली बुक के साथ, एक नई क्लैरिटी और एक और सिंपल फ्रेमवर्क के साथ। धन्यवाद।